स्वागत है आप सभी का अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस किए थे, तो उसी की सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है और आपको मैट्रिक्स डी की वैल्यू बतानी है, मतलब मैट्रिक्स डी बताना है अगर आपको ये मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है आप उसको ध्यान से देखो। तो लिखा हुआ है सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ओ, ठीक है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चुकी है 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की बात करें तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो अगर इधर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इधर भी जाहिर सी बात है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, और चूंकि मैट्रिक्स सी भी 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ से हमको ये बात पता चल गई कि जो मैट्रिक्स डी होगा उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक मैट्रिक्स डी एज्यूम कर लेंगे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट कैपिटल डी इज इक्वल टू ए बी सी और ये डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ए बी सी डी की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स सी है 2 5 3 8, मैट्रिक्स डी हमारा क्या है ए बी सी और ये डी इज इक्वल टू ए बी की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है 2 -1 3 4 और बी कितना है 5 2 और ये 7 और ये 4। अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो आपको याद है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2a + 5c। फिर आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2b + 5d। फिर आप क्या करो, इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3a + 8c। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3b + 8d। यहां तक समझ में आया आपको। उसी तरीके से आरएचएस में भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 7। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 4 - 4। फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 + 28। और फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 + 16। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब मैंने लिखा 2a + 5c 2b + 5d, ये हो गया 3a + 8c 3b + 8d इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 और ये आ जाएगा आपका 43, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 22। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे इक्वल करेंगे तो लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा 2a + 5c इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उसी तरीके से 3a + 8c इज इक्वल टू 43, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फिर उसी तरीके से 2b + 5d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और फाइनली 3b + 8d इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। तो अब हमें अगर a b c d की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं तो a और c की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लें तो हमें b और d की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है।
हाँ भाई, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6a प्लस ये कितना आ जाएगा 15c इज इक्वल टू 9। ये बन गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6a प्लस 16c इज इक्वल टू ये कितना आ गया 86। ठीक है, अब आप क्या करो, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये कितना आ जाएगा -c और 86 -9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -77। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 77। अब जब c की वैल्यू 77 आ गई है, इसको आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a + 5 × 77 इज इक्वल टू 3। तो यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 5 और ये 38 इज इक्वल टू 3। यहां से 2a इज इक्वल टू आ जाएगा -382 और अगले स्टेप में a की वैल्यू आ जाएगी -191। ये हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6b प्लस 15d इज इक्वल टू 0 और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6b प्लस 16d इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 44। ठीक है, अब एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, 6b कैंसिल हो जाएगा, ये साइन चेंज कर दिया, सबट्रैक्ट हो गया, ये कट गया आपका, ये आ जाएगा -d इज इक्वल टू -44। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 44। अब जब d की वैल्यू 44 आ गई तो d की वैल्यू को कहां पे पुट कर दो, थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो b आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं इसको, तो 2b प्लस 5 × 44 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -220। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है -110। तो अब हमारे पास a b c d चारों की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो फाइनली मैट्रिक्स D होगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल D इज इक्वल टू -191 -110, तीसरा हो गया आपका 77 और चौथा हो गया D की वैल्यू 44। यही हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और आपको यहाँ पे मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहला सवाल ये है कि जो मैट्रिक्स x यहां पर होगा उस मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो इस मैट्रिक्स x के ऑर्डर को देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बच्चों 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट लगाया है। मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना। वैसे आपकी बुक्स में जो है स्क्वायर ब्रैकेट ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में चाहे बाकी किताबों में, लेकिन कुछ किताबों में राउंड ब्रैकेट भी दिया। आप ध्यान में रखो कि राउंड ब्रैकेट से भी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पर मान लेते हैं कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर p क्रॉस q है। ठीक है, अब p क्रॉस q का के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के साथ हुआ है तो हमारे पास क्या आया है ऑर्डर, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो हमें पता है कि अगर x का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के साथ हुआ है तो इसका जो कॉलम होगा वो इसके रो के इक्वल होगा, तभी दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां से ये समझ में आया हमें कि x में q की जो वैल्यू है वो 2। क्लियर हो गया आपको यहां तक।
और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि आपको अगर इसका ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 3 तो जाहिर सी बात है कि p की वैल्यू क्या होगी 2, p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2। समझ में आया तक? तो अब आपको फाइनली जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स को मान लेंगे। आप लिखेंगे लेट कैपिटल X इज इक्वल टू A B C और ये D। ठीक है, तो अब आप क्या करो, सारे मैट्रिक्स की वैल्यू को मतलब x को यहाँ पे रख दो। x को यहाँ पर रखते हैं A B C D। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, स्क्वायर लिखने की चूंकि आदत है हम लोगों की। 1 2 3 4 5 6 और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 और ये 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a + 4b। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 5b। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 6b। उसके बाद क्या करो, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो c + 4d। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2c + 5d। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3c + 6d। यहां तक क्लियर हुआ? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। अब चूंकि हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गया, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है, तो बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो आप यहां पे लिखिए बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो a + 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से एक और इक्वेशन बना लेते हैं, 2a + 5b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया इसको। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखते हैं 3a + 6b इज इक्वल टू -9, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको आप। फिर c + 4d इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। फिर यहां पर आ गया 2c + 5d को 4 के इक्वल किया, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। और फाइनली 3c + 6d इज इक्वल टू 6 हो गया, इक्वेशन नंबर 6। यहां तक समझ में आया? अब आप क्या करो, इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व कर दिया जाए तो a और b निकाल सकते हैं हम लोग। और उसी तरीके से इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दें, या तो इसको इसको आपस में सॉल्व कर दें या तो इसको इसको आपस में सॉल्व कर दें, तो c और d की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए कोई भी इजी सा इक्वेशन ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको ले लेते हैं 3। तो देखो वो वाला जो इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a + 4b इज इक्वल टू -7। और इसमें क्या करो, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा a + 2b इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2b और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4। तो विच इंप्लाइज b की वैल्यू हो जाएगी -2। b की वैल्यू आ गई -2। चलो बाकी वैल्यूज भी निकालते हैं। अब b की वैल्यू को क्या करो, यहां पर रख दो। ठीक है, यहां पर रख दो आप। तो a + 4 × -2 इज इक्वल टू -7। ये कितना आ जाएगा, -8 उधर जाएगा +8, तो 8 - 7। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब उसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, किसी दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके c और
डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आसान इक्वेशन कौन सी है, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं और ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 वी हैव, क्या आ जाएगा ये, तो इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको क्या करो, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, c प्लस 2d इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन कुछ मत लिखो। अब क्या करो, एक इक्वेशन में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज करके ये कट गया, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2d, और ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक। अब d की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, c आ जाएगा, तो यहां पे c की वैल्यू कितनी आ गई, यहां रखा 0 हो गया, c की वैल्यू 2 हो गई। तो फाइनली हमारा जो मैट्रिक्स x आ रहा है वो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। यही हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट क्या है कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू aij, ठीक है, एंड कैपिटल B इज इक्वल टू, रहने देते हैं केवल एक ही मैट्रिक्स रखते हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू दिस, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A का ट्रांसपोज इस तरीके से, या तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि ऊपर ऐसे डैश लगा दो, ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AJI। इसका क्या मतलब हुआ, AJI का। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7 8 9, ठीक है ना, 2 4 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2, और कॉलम्स 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब अगर हम इस मैट्रिक्स में क्या करें, नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, नंबर ऑफ रो को क्या कर दें, नंबर ऑफ कॉलम के साथ, सॉरी रोज को क्या करें, कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दें, तो नए वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल A। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज इसका लिखें तो कैसे लिखेंगे, A का जो ट्रांसपोज होगा AT इज इक्वल टू, अब ये 2 4 6 जो है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, इसको आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 इस तरीके से। उसी तरीके से ये जो है सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको सेकंड कॉलम में लिख दो, 7 8 9, ये हो गई बात। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। मतलब सिंपली किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो को और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 2 3 4 -9, ठीक है, फाइंड A ट्रांसपोज। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देते हैं। 2 3 को लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की तरह, 4 -9 को लिख दिया सेकंड कॉलम की तरह, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्योंकि इस केस में ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 6 9 -2, देन फाइंड
ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए गिवन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या होगा? ट्रांसपोज लिखने के लिए कॉलम जो है वो रो में बदल जाएगा और रो कॉलम में बदल जाएगा। तो हम यहां पर इसको लिख देंगे 6 9 -2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। अगर ए का ऑर्डर है p क्रॉस q तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा q क्रॉस p। तो ये इस तरीके से हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लोग इसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो अगर उसका एक और बार ट्रांसपोज ले तो हमें क्या मिल जाएगा? वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें कोई नॉन स्केलर नंबर मल्टीप्लाई है लैम्डा, और अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखें तो लैम्डा का ट्रांसपोज से कोई लेना देना नहीं है, तो लैम्डा अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमने लिखा a प्लस बी और इस पूरे का ट्रांसपोज लिखा है तो जो ट्रांसपोज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी है अगर a माइनस बी पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ये ट्रांसपोज क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो उसको हम लिख पाएंगे a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, और पांचवी प्रॉपर्टी इसकी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना आप। वो प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लो। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर इज इक्वल टू ए इनटू ए ट्रांसपोज। तो वेरीफाई करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज लिखते हैं पहले। तो यहां से ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रोज। तो आप यहां पर लिख दोगे cos अल्फा sin अल्फा और इसको माइनस sin अल्फा ये आ जाएगा cos अल्फा। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब चलिए पहले ए ट्रांसपोज इनटू ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और ये हो गया cos अल्फा। यहां पर आ जाएगा आपका cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये आ गया cos अल्फा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। यहां तक हो गई बात। तो अब ये तो क्या लिखा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होगा? 1। ये 0 कट जाएगा, ये भी 0 और ये आ गया 1। तो ये तो आप देख ही रहे हो, इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमें ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है, a इंटू ए का ट्रांसपोज। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज यहां पे निकालते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा ये हो गए, और ए ट्रांसपोज कितना लिखा हुआ है? cos अल्फा माइनस sin अल्फा और ये है sin अल्फा और ये हो गया cos अल्फा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा।
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। तो आप यहां भी देखोगे ये 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। ये भी किसके इक्वल आ रहा है, I2 के इक्वल आ रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू A इनटू A ट्रांसपोज। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, कॉम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी। तो उसमें मैंने लिखवाया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, लेकिन कभी कभी करता है। तो ये वही कैसे देखो है ना, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे कर सकता है ना, जैसे यहां पर किया है। बाकी आपका जो है ये वेरीफाई हो गया, नोट कर लो इसको। तो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में सबसे पहले देखा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, या तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be symmetric if A transpose is equal to A। मतलब अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a matrix capital A is equal to Aij is symmetric if Aij is equal to Abi। काटिए जरा इसको। सिमेट्रिक मैट्रिसेस को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू Aj, है ना भाई। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, या तो Aij इज इक्वल टू Aj हो तो हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 7, -2 और 7। अब आप क्या करिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखिए। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 7 -2 और ये 7। तो आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है। तो A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, और हमें कैसे जो है अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। बेसिकली अगर किसी भी मैट्रिक्स में Aij Aj के इक्वल हो, हर एक i और हर एक j के लिए, तो वो मैट्रिक्स जरूर क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है वो A11 है, ये वाला एलिमेंट A12 है, सॉरी A22 है। तो इसमें क्या हो रहा है कि A11 और A22 दोनों इक्वल है, और उसी तरीके से अगर ये A12 है ये A21 है, तो ये दोनों एलिमेंट आप देखो इक्वल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज लोगे तो A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो यहां चला आएगा,
ये वाला यहाँ चला आएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -4 2, इसको लिख लिया 3, इसको लिख लिया 2। अच्छा, ये वाला एलिमेंट क्या है A1 2, तो यहाँ पे क्या होगा A21, इसको भी सेम कर लिया। यहाँ पे लिख दिया 6, तो यहाँ पे भी लिख दिया 6 और इसको लिख दिया 7। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखें तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो आ जाएगा 3 -4 2 -4 7 6 2 6 और ये 3 है ना। रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। तो इस वाले केस में भी क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है वो एलिमेंट है A11, ये वाला एलिमेंट है A33। तो आप देख रहे हैं कि Aij और Aj दोनों इक्वल है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है। उसी तरीके से ये वाला एलिमेंट क्या है A12 और इसका क्या होगा A21, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। उसी तरीके से ये है A23 और ये है A32, तो देखिए दोनों इक्वल है। उसी तरीके से A13 और A31, ये दोनों इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों एलिमेंट को और इन दोनों एलिमेंट को इक्वल कर देंगे तो आप अपने आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लेंगे। समझ में आया यहां तक? चलिए इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। इसके बाद देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या तो मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। A matrix capital A is skew symmetric if A transpose is equal to minus A, है ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल आएगा तो हम क्या बोलेंगे उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। या तो अगर हम उसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अ मैट्रिक्स कैपिटल A इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। सिमेट्रिक के लिए क्या हो रहा था कि Aij इज इक्वल टू Aj हो रहा था। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा Aij इज इक्वल टू माइनस Aj होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 0 0 -2 -1 3 -3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है। चलिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखते हैं A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, इसका जब आप A ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 और ये 0। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर हम इसमें क्या कर दें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो 0 -1 -2 0 -1 -2 ये हो जाएगा 1, ये 0 ये -3 1 0 -3 ये हो जाएगा 2 3 0 2 3 0, है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात यहां तक? इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे से। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। अगर आपको कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो आपको डेफिनेशन याद है कि
कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए जे आई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आई और जे की वैल्यू इक्वल हो, जैसे आपको मालूम है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर हम कोई थर्ड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो उसमें ये a11 है, ये a22 है और इसमें ये a33 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। तो अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है तो यहां से ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए आई आई। तो अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज यहां से क्या आ गया, ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये बात पता चली कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, 0 हो। और क्यों 0 हो ये मैंने आपको यहां से समझा दिया। तो अगर मान लीजिए आपको इन केस अगर किसी ने कहा कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के बता दो, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पे मैट्रिक्स ए। अगर यहां पे लिख रहे हो 2 सॉरी तो गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल एलिमेंट को पहले सबको 0 0 0 कर लो। अगर यहां पे लिख दिया 3 तो यहां पे लिखना पड़ेगा -3, यहां पे लिख दिया 1 तो यहां लिखना पड़ेगा -1, यहां पे लिख दिया 4 तो यहां पे लिखना पड़ेगा -4। बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। समझ में आई बात आपको? तो आपको ये बात याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। तो अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं इसको मैट्रिक्स A। 1 0 4, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया z, ये हो गया 7। तो अब लिखेंगे सिंस कैपिटल A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैपिटल A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, A ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -2 x माइनस वाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 4, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया z और ये हो गया 7 इज इक्वल टू कैपिटल A, ये है -2, ये है x माइनस वाई, ये है 5, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया z और ये हो गया 7। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। लिखेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। और उसी तरीके से इसको इसके बराबर करें तो z की वैल्यू तो आ गई, यहां से z की वैल्यू 4 आ गई, और यहां से इन दोनों को इक्वेट कर दें आपस में तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। उसी तरीके से अगर x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स A जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रखा है, तो आपको x बताना है। आप लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, केस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ठीक है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -A। तो हम ऐसा करते हैं, पहले A ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहां से। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। ठीक है, तो
A ट्रांसपोज 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0 इज इक्वल टू कैपिटल माइनस है ना, माइनस है तो माइनस और कैपिटल ए क्या है ये 0 1 -2 -1 0 3 x -3 और ये आ गया 0। अब यहां से क्या करो, अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे एलिमेंट को, ये हो जाएगा 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0। तो अब क्या लिखेंगे, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जो वैल्यू है यहां से आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। और अगर हम इस वाले एलिमेंट को भी बराबर करें तो हम देख रहे हैं कि -x इज इक्वल टू -2, मतलब फाइनली क्या आ रहा है वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो मैट्रिक्स A जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसको नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है, पहले इसको लिख लेते हैं 0 A 3 2 B -1 C 1 0। तो लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग A ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहां पर। तो A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चों, रो बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम रोज। ये हो गया 0 2 C A B 1, ये हो गया 3 -1 और ये 0 इज इक्वल टू, ये A ट्रांसपोज है -A और A क्या है 0 A 3 2 B -1, ये हो गया C 1 0। अब क्या करेंगे, माइनस से इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 2 C A B 1 3 -1 0 और ये कितना आ जाएगा 0 -A -3 -2 -B और ये हो गया +1 -C -1 और ये हो गया 0। तो अब लिखेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, इसको और इसको इक्वेट कर दो तो A की वैल्यू कितनी आ रही है -2। उसी तरीके से इस वाले एलिमेंट को इसके साथ इक्वेट कर देते हैं तो कितना आ रहा है B इज इक्वल टू -B, इट इंप्लाइज 2B इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0, B की वैल्यू 0 आ गई। यहां से क्या करो, इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर कर दो तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो ये हमारा A B C तीनों वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू